Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेलकम टू माय चैनल. इट्स ऑल अबाउट लाइफ. मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था. बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था. मेटाबॉलिज्म, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था. तो अब ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था कार्बन और हाइड्रोजन अगर एक ही मॉलिक्यूल में इकट्ठे पाए जाएं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उसमें कार्बन का बड़ा ही अहम रोल होता है. तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में ये अहम रोल अदा करती है. तो कार्बन जो है वो हम डिस्कस करें तो कार्बन बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनमें सबसे जो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन है. इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी होती है. जो कार्बन है ये हमारी बॉडी की जितने भी स्केलेटन ऑफ लाइफ है, स्केलेटन ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि वो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं या जो हमारी बॉडी बनाते हैं. जिस तरह हमारे सेल कह लें, हमारे जो बोन्स हैं उनके बारे में बात कर लें, उसके साथ डिफरेंट ऑर्गन्स की बात कर लें, हर ऑर्गन्स के अंदर कार्बन जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है. इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारी जो सेंट्रल पोजीशन रखता है हमारे स्केलेटन ऑफ लाइफ के अंदर. कार्बन की बात की जाए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. इस वजह से इसको हम टेट्रा वैलेंट बी कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इसके ब्रूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस वजह से ये जिसको हम कह सकते हैं ब्रूनी शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि कार्बन मज़ीद 4 एटम के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है. तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इसकी वैलेंसी 4 है और इसी वजह से इसको हम टेट्रा वैलेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट है कार्बन जो है वो जो बॉन्ड दूसरे एटम के साथ बनाता है वो किस तरीके से बनाता है, वो बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो एटम के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. और ये सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है. डिपेंड करता है कि कितने जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं आपस में शेयर हुए हैं. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है तो सारी बात सिंगल बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा. डबल हुआ है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड. अगर 3 हुए हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है. इस वजह से ये 4 जो है स्टेबल बॉन्ड सैचुरेटेड जो तब होगा जब ये 4 अपनी वैलेंसी या आप कह लें कि 4 बॉन्ड दूसरे एटम के साथ ये बना लेगा. अगर हम बात करें 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल सिमेट्री, अगर कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर लेता है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो ये जो है टेट्राहेड्रल सिमेट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कन्फिगुरेशन है. ठीक है, अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कार्बन जो है वो हमारे जितने भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स है उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करता है. अब ये जो कार्बन है दूसरे एटम के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये स्टेबल कन्फिगुरेशन भी बनाता है, ये ब्रांच भी बनाता है, ये अनब्रांच भी बनाता है और इसके साथ साथ ये रिंग शक्ल में भी दूसरे एटम के साथ मिलता है और स्ट्रक्चर बना देता है रिंग टाइप. ठीक है, तो अगर हम स्टेबल की बात करूं, स्टेबल जो है स्टेबल उस कन्फिगुरेशन को कहते हैं जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर लेता है, यानी कि वो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है. जिसमें हम एक एग्जांपल सिंपल आपको देते हैं. जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक में मैंने एक मीथेन कहा था तो कार्बन की वैलेंसी 4 है. इस तरीके से ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल से मुराद होता है कि कार्बन 4 एटम के साथ मिल चुका है. ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन के साथ मिल चुका है, इसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं. इसके साथ मैंने कहा था कि ये अनब्रांच चेन में भी होता है. दूसरा आप देख सकते हैं 4 कार्बन एटम हमने बनाए हैं. ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगल चेन की शक्ल में होते हैं और हर कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है. जिस तरह हम इसकी बात करें तो इसके 3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आइटम लगे हैं, लेकिन चौथा जो बॉन्ड है इसने दूसरे कार्बन के साथ बनाया. तो इस तरीके से दरमियान वाले की बात करें, 2 इसने अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और एक ऊपर और एक नीचे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया. इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं वो अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं. तो इस वजह से ये
अनब्रांच चेन की शक्ल में कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। दूसरे नंबर पे ये रिंग शक्ल में भी बनाता है, तो ये बेंजीन रिंग इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, 6 कॉर्नर इसके होते हैं, जिसमें हर कॉर्नर पे एक जो है वो कार्बन एटम है और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ये रिंग शक्ल में भी पाया जाता है। उसके बाद ये ब्रांच शक्ल में भी होता है। ब्रांच शक्ल से मुराद ये होती है, सिमेट्री से मुराद ये होती है जिसमें कार्बन मजीद ऊपर या नीचे दाएं बाएं किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक कार्बन है, इसके ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी, दाएं और बाएं हर तरफ कार्बन मौजूद है। तो ये जो कार्बन है, इस दरमियान वाली कार्बन है तो अपनी अदर कार्बन के साथ बॉन्ड बना के वैलेंसी पूरी कर लिया है, लेकिन जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनको अपनी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी। एक तो ये बॉन्ड सेंट्रल कार्बन के साथ बना रहे हैं, इसका मतलब इनके रह गए 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ मिलके बना लेंगे। इस तरीके से हर जो टर्मिनल कार्बन हैं वो अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगी, और ये भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल सिमेट्री भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि कार्बन जो है वो किस तरीके से दूसरे एटम के साथ मिलती है। अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, फास्फोरस के साथ और इसके अलावा सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाती है। तो अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर या डिफरेंट एनिमल्स के अंदर किस तरह पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाती है, इस वजह से डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। अब अगर हम बात करें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाती है, जिसमें आप देख सकते हैं हर एक जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये जो बॉन्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जब ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज मोनोस्क्राइड है। 2 मोनोस्क्राइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोस्टिक लिंकेज या ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। इसमें क्या आता है कि एक जो मोनोस्क्राइड है उसकी कार्बन और दूसरे मोनोस्क्राइड की ऑक्सीजन के दरमियान में जब बॉन्ड बनता है तो CO बॉन्ड जो होगा इसको हम कहते हैं ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। ये आगे जब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन आएंगे उसमें हम तफसील से डिस्कस करेंगे ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड क्या होता है। इसके साथ साथ जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ ये जो CN बॉन्ड है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। अब जो पेप्टाइड लिंकेज है ये असल में पाया जाता है प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड की बनी हुई है। तो अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि एक अमाइनो एसिड और इसका अगर हम बॉन्ड बना दें दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, जिस तरह हम कह लें ये एक अमाइनो एसिड है और इस तरीके से दूसरा अमाइनो, दोनों के दरमियान में ये आपस में लिंक है और ये जो बॉन्ड है इसी को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें एक जो अमाइनो एसिड होगा उसकी कार्बन और दूसरे अमाइनो एसिड की नाइट्रोजन के दरमियान में ये बॉन्ड बनता है, इस वजह से जो हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थे डिफरेंट बॉन्ड जो मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज इसमें आ सकता है, इसमें प्रोटीन आ सकते हैं, लिपिड्स आ सकते हैं, उसके अंदर ये बॉन्ड पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने लास्ट टाइम 2 चीज़ें डिस्कस की थी जो मैंने इतनी डिटेल से तो नहीं बताई थी, लेकिन आज मैं डिटेल से बताऊंगा। इसमें ये है मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जो माइक्रो हैं या मैक्रो हैं इनके दरमियान में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैक्रो का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन आती हैं और ये पानी में हल पजीर नहीं होती, और इस वजह से ये बहुत सारी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन आप कह लें या किसी भी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होती है, इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, क्योंकि ये पानी में हल पजीर नहीं होती। दूसरे नंबर पे आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा लेस होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल जब टूटते हैं तो वो छोटे मॉलिक्यूल यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो वो ग्लूकोज बनाएगा, लिपिड टूटेगा तो वो फैटी एसिड बनाएगा, प्रोटीन टूटेगी तो वो अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, यानी बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। उसमें एनर्जी जो है हम कह सकते हैं वो स्टोर होती है और इसमें एनर्जी आके रिलीज़ होती है। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये अपने आप को स्टेबल नहीं रख सकते और जल्दी से टूट जाते हैं। और जब ये टूटते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म जब होती है, कैटाबॉलिज्म जब होती है, तो बहुत ज़्यादा मकदार में ये एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। तो इसलिए हम इनको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हमें बॉडी के अंदर जो एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही हो, हम ग्लूकोज या कोई भी मीठी चीज़ खा लें तो हमें फ़ौरन से एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है ये आपने बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग के तौर पे आपने तैयार कर लेना है। तो ये बहुत ही अहम लॉन्ग है और ये बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन इसमें से कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।